ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम लोगों ने 1 महीने तक विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रमों में का जमकर आनंद उठाया। चारों ओर शहनाइयों की धुन, बारात के गाजे-बाजे, कई तरह के स्वर सुनने को हमें मिले हैं और कई तरह के मांगलिक कार्यक्रम अगहन के महीने में संपन्न हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, देवउठानी एकादशी के बाद सभी शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, इन सभी चीज़ों को एकादशी के बाद से शुरू कर दिया जाता है और वहीं जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो इन सभी शुभ कार्यक्रमों पर विराम लग जाता है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह का अस्त होना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्रति वर्ष कुछ दिनों के लिए आकाश में कोई कोई ग्रह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह सूर्य के अत्यंत समीप आ जाता है। इस वर्ष इन दिनों में ग्रह अस्त, ग्रह लेप, ग्रह मौधामी के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश शुभ कार्य जैसे विवाह समारोह आदि शुक्र और गुरु के अस्त होने पर नहीं किए जाते हैं। इस पृष्ठ पर हमने वीनस ग्रह के अस्त के दिन समय के साथ दिए हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार ग्रह के अस्त व उदय होने के अनुमति का समय की गणना कोणीय पृथ्वीकरण के आधार पर की जाती है। जब शुक्र अस्त हो जाता है तो सारे मांगलिक कार्यक्रम विराम चिन्ह लग जाता है सभी पर। तो इस बार अब हम आपको बताने वाले हैं आज के वीडियो में कि इस वर्ष 2025 में दिसंबर में शुक्र अस्त कब हो रहा है और शुक्र उदय कब होगा। और शुक्र जैसे उदय होंगे उसके साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा। तो 2 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं संपन्न होगा। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर कब से शुरू होंगे सारे मांगलिक कार्यक्रम और शुक्र अस्त से जुड़ी हुई सावधानियाँ, किन देवता का हमें पूजन करना चाहिए, कौन से कार्य हैं ऐसे जो हमें शुक्र अस्त के दौरान नहीं करने चाहिए। इन समस्त जानकारियों को हम पूर्ण तरह से आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय शुक्रदेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए, तो हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस बार 11 दिसंबर को शुक्र अस्त हो गए हैं। 16 दिसंबर को सूर्य शुक्र से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ खरमास लग जाएगा। हिंदू परंपरा के अनुसार खरमास में मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। देवउठानी एकादशी के साथ शुरू हुई शहनाई की गूंज पर विराम लग गया है। 11 दिसंबर को शुक्र अस्त हो गए हैं और 16 दिसंबर को शुक्र से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब शुक्र उदय होंगे और इसके बाद खरमास लग जाएगा। खरमास की शुरुआत होने पर भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं किए जा सकेंगे। 1 माह तक मांगलिक कार्य इस वजह से भी बंद रहेंगे। 1 माह तक शहनाई की गूंज नहीं गूंजेगी। 15 जनवरी बृहस्पतिवार सुबह 6:05 पर खरमास समाप्त होगा। लखीमपुर खीरी के गोकर्णनाथ के ज्योतिष के मुताबिक इस वर्ष हिंदू परंपरा के अनुसार खरमास में मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। खरमास में मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नींव पूजन सहित विभिन्न कार्य खरमास में वर्जित होते हैं। बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने पर मांगलिक कार्य एकदम बंद हो जाते हैं। बताया जाता है कि नवंबर में देवउठानी एकादशी के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हुई थी। 4 दिसंबर तक विवाह के अच्छे मुहूर्त थे, अब मुहूर्त नहीं है। 16 दिसंबर मंगलवार को 1:24 से खरमास शुरू हो गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11 दिसंबर दिन शुक्रवार से शुक्र अस्त हो गए हैं और 16 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ खरमास लग जाएगा। हिंदू परंपरा के अनुसार खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवउठानी एकादशी की शुरुआत के बाद देवउठानी एकादशी के बाद शहनाई बजने की शुरुआत शुरू हो गई थी, जो कि खरमास यानी शुक्र डूबने के साथ संपन्न हो गई है। तो अभी 2 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। 11 दिसंबर को शुक्र अस्त होंगे और 16 दिसंबर को शुक्र सूर्य से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएंगी। मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। 1 माह तक शहनाई की गूंज नहीं गूंजेगी। 15 जनवरी बृहस्पतिवार को सुबह 6:05 से खरमास समाप्त होगा और इसके बाद 15 जनवरी के बाद से ही विवाह आदि के मुहूर्त बताए जा रहे हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, पूजन सहित विभिन्न कार्य खरमास और शुक्र अस्त में वर्जित होते हैं। बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने पर मांगलिक कार्य एकदम बंद हो जाते हैं। बताया जाता है कि खरमास में किए गए
कोई भी मांगलिक कार्य सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए खरमास और शुक्र डूबने के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। नए साल 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और खरमास भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जनवरी में भी शुक्र उदय नहीं हो रहे हैं। इस कारण जनवरी में भी विवाह मुहूर्त नहीं है और फरवरी के पहले सप्ताह से विवाह मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र उदय होने के बाद ही विवाह मुहूर्त बनते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि फरवरी के पहले सप्ताह से विवाह मुहूर्त शुरू होंगे। 1 फरवरी 2026 को सूर्य उदित होंगे और इसके बाद 1 फरवरी शुक्र 11 दिसंबर 2025 से अस्त हो रहे थे और 1 फरवरी 2026 को उदित होंगे। इसके बाद वे विवाह मुहूर्त खुलेंगे। आपको बता दें कि शुक्र सुख, वैभव, प्रेम, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैवाहिक सुख के दाता हैं। इनके अस्त होने पर कोई भी राशि पर कोई असर नहीं होता है। मांगलिक कार्यों पर करना इसलिए वर्जित होता है। शुक्र के अस्त होने के दौरान कोई भी शुक्र देव राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, शुक्राचार्य, और इनके ही उपस्थिति में देवताओं की तरह इनका भी विवाह में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसलिए इनकी अनुपस्थिति में कोई भी मांगलिक कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। कुल शुक्र अस्त और खरमास को मिलाकर 53 दिनों तक मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। 1 फरवरी 2026 को शुक्र उदय होंगे। इसके बाद विवाह के मुहूर्त खुलेंगे। आपको बता दें कि शुक्र के अस्त होने पर अस्त होने से राशियों पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वृष राशि के जातकों के लिए इस बार शुक्र अस्त में कई शुभ योग बनेंगे। नौकरी में सफलता के योग बनेंगे कोई, और इसके साथ ही 2026 में विवाह मुहूर्त अब होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 फरवरी के बाद ही विवाह मुहूर्त शुरू होंगे और पुनः सारे शुभ कार्यों को किया जा सकेगा। और इसके साथ ही हम बता दें कि जिनका विवाह नवविवाहिता हैं, जो भी पुत्र वधू हों, जिनका भी नया विवाह हुआ, तो वो शुक्र अस्त के दौरान कहीं भी अपने मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाना वर्जित माना जाता है। अगर वो विवाह कर कर ससुराल में आ गई हैं तो इसके लिए शुक्र अस्त के दौरान उन्हें मायके में पहले विदा हम नहीं भेज सकते, और अगर वो मायके में ही हैं, जा चुके हैं, तो मायके से वापस ससुराल भी शुक्र अस्त के दौरान नहीं आ सकते हैं। ऐसा करना पूर्ण रूप से वर्जित और अशुभ माना जाता है। इसलिए शुक्र उदय होने के बाद ही इन सब मांगलिक कार्यों को किया जा सकेगा। तो अगर आपके यहाँ भी कोई विवाह संपन्न हुआ है, नया विवाह संपन्न हुआ, तो नवविवाहिता जोड़ा में जो आपकी पुत्र वधू हैं या जो भी नई बहू है, उसको मायके नहीं भेजा जा सकता। अगर मायके में है तो उसे ससुराल नहीं बुलाया जा सकता है शुक्र अस्त के दौरान। तो इन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और इसके अलावा शुक्र अस्त में भूमि पूजन, गृह निर्माण, भवन निर्माण, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे भी शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं। इन सभी शुभ कार्यों को पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। शुक्र अस्त होने के दौरान कोई भी किसी तरह का शुभ कार्य किया जाना वर्जित माना जाता, और इसका कोई भी हमें शुभ फल नहीं प्राप्त होता और भविष्य में कई बड़ी दुर्घटनाओं के संकेत देता है। इसलिए शुक्र अस्त के दौरान हमें केवल भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और शुक्र ग्रह की आराधना करनी चाहिए। और शुक्र उदय होने के बाद 1 फरवरी से 26 मार्च तक पुनः सारे शुभ कार्य शुरू होंगे। तो 1 फरवरी से विवाह के मुहूर्त खुलेंगे जो कि 26 मार्च तक चलेंगे। इस बीच में होली से पहले हमें होली के पहले फुलैरा दूज तक हमें विवाह के शुभ मुहूर्त मिलेंगे। तो उसके बाद बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कुल हम आपको बता दें कि अभी जो है 31 जनवरी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, क्योंकि शुक्र अस्त होने के साथ ही खरमास भी शुरू हो रहा है। तो इसलिए खरमास की समाप्ति के बाद भी शुक्र उदय नहीं होंगे। शुक्र 1 फरवरी को उदय होंगे, उसके साथ विवाह मुहूर्त शुरू होंगे। तो जैसा कि हमने आपको आज के इस वीडियो में शुक्र अस्त होने के और खरमास के बारे में बताया, ये 11 दिसंबर से शुक्र अस्त हो गए हैं और 26 दिसंबर 2025 से खरमास की शुरुआत हो रही है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें, इन दोनों के मद्देनज़र कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किया जा सकेगा। तो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके लिए आने वाले हैं, जिसमें हम वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत समस्त सुखों को देने वाला है। इसके क्या नियम हैं, हमें किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन संपूर्ण बातों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। किस भोजन में हमें क्या लेना चाहिए और उद्यापन कितने दिनों तक व्रत रखने के पश्चात करना चाहिए। सारी जानकारी आज के
आगे हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए और हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर लीजिए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री गणेश, जय गौरी शंकर भगवान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।